हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बेस के अंदर हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सेकेंड जो सॉल्यूशन का टाइप है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट क्या कर देते हैं, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। और अब यदि हमें और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करना है और ज्यादा अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट डालें तो वो सॉल्यूट जो होता है वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, और उस समय जो हमारा सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा उसको उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब हमारा जो सॉल्यूशन का सेकंड टाइप है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसमें ये है अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ द मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर्स। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे जिसके अंदर जो सॉल्यूट जो होता है उसका और ज्यादा जो अमाउंट जो होता है वो डिसॉल्व जो है वो हो सकता है, कैन बी डिसॉल्व मतलब हो सकता है। तो ऐसा जो सॉल्यूशंस जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट क्लियर करना हमें बहुत जरूरी है, जो हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम हमारे कंसेप्ट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब हम इस इमेज के थ्रू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं या एक ग्लास लेते हैं जिसके अंदर हमने कितना वाटर लिया है, 100 ml H2O लिया है, मतलब 100 ml वाटर लिया है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने कितना NaCl डिसॉल्व किया है, 30 ग्राम। ठीक है, NaCl का मतलब सॉल्ट होता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 30 ग्राम जो NaCl है वो इस वाटर के अंदर बहुत ही इजी वे के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यदि हम इसके अंदर थोड़ा सा भी NaCl और डिसॉल्व करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा जो पॉइंट होता है, मतलब ऐसे पॉइंट पे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब इसके अंदर यदि हम थोड़ा सा सॉल्ट भी और डिसॉल्व करें तो हम इसके ऐसे सॉल्यूशन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। अब हमने फिर वापस से एक बीकर लिया है या फिर हम ग्लास भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम 100 ml क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और उसके अंदर हम कितना NaCl हमें डिसॉल्व करना है, 40 ग्राम, मतलब हमने यहाँ पे नमक लिया है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस NaCl को क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम 36 ग्राम नमक इसके अंदर ग्राम डिसॉल्व कर, मतलब 36 ग्राम जो है ज्यादा से ज्यादा हम नमक का ये अमाउंट मतलब इस वाटर के 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं। जब हम इसके बाद का जो 4 ग्राम जो है वो NaCl डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो अनडिसॉल्व ही रह जाता है। तो मतलब जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, 36 ग्राम, जब हमने ज्यादा से ज्यादा हम इसके अंदर 36 ग्राम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट जो है वो 100 ml वाटर के अंदर हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा उस समय उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, और उस समय जो हमें सॉल्यूशंस जो मिलेगा
वो कौन सा सॉल्यूशंस मिलेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ये हम एग्जाम के थ्रू हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशंस होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, उस सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है उसको क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसका सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट जो होता है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व है उसको भी हम किसके नाम से जानते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। मतलब कुल मिला के इतना सा है ये कंसेप्ट ये है इसका कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी कंसंट्रेशन बोल देंगे। यदि सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा मतलब सॉल्यूट का अगर अमाउंट किसी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी का सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो भी ज्यादा होगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखेंगे ये सॉल्यूशन तक तो भी आपका ये जो डेफिनेशन होगा वो सही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन और जो सॉल्वेंट होते हैं वो एक ही मतलब वर्ड है को डिफाइन करता है। अब ये बताया है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आपको निकालनी है तो आप दो मेथड से उसका निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करना, दो फार्मूले क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसका जो सेकंड फार्मूला है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है वो उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अमाउंट के अंदर उस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है वो किसको एक्सप्रेस करेगा? उसकी कंसंट्रेशन ऑफ उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा। ये जो दोनों फार्मूले दिए हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ होता है और कभी कभी हमारे को न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है कि हमें किसका अमाउंट दिया जाता है? सॉल्वेंट का दिया होता है। तब हमें थोड़ा कंसेप्ट मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें तो उस समय हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ये दो फॉर्मूले अगर हमें याद कर लें तो हम इजी वे में किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन जो है उसको इजी वे में क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है कि जो सॉल्यूट के अमाउंट के बेस के ऊपर जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशंस। मतलब ये जो सॉल्यूशन का जो डिवीजन किया गया है या इस सॉल्यूशंस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ये किसके बेस पे किया गया है? सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है सॉल्यूशंस को। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो मतलब ज्यादा सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा और जो सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा? कम मात्रा में होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाता है। सेकंड सॉल्यूशन हमारा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट है ये। इसके अंदर क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा, और जो सॉल्यूट जो होगा उसका क्या होगा? अमाउंट ज्यादा होगा। तो बस सिर्फ ये दोनों जो सॉल्यूशन का डिवीजन है सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है। इस पिक्चर्स के थ्रू हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। देख जैसे कि यहाँ पे ये इस पिक्चर में क्या दिया गया है? वाटर के अंदर जैसे ये शुगर पार्टिकल्स है सपोज मान लीजिए,
तो यहाँ पे क्या शुगर पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, ये शुगर पार्टिकल्स, ये वाले शुगर पार्टिकल्स, ये जो भी हैं, तो इनकी क्वांटिटी आप देखेंगे तो क्या आपको लगेगा कि इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, मतलब सॉल्यूट कम मात्रा में है। तो मैंने बताया कि जिसमें सॉल्यूट कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस पिक्चर में क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये जो है ब्लू कलर का वो वाटर को शो कर रहा है, और ये जो है वो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सर्कल में जो है, तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। और तो इस तरह का जो मतलब कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसमें भी सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ऐसा सॉल्यूशंस जो होगा वो किस तरह का कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। पिक्चर के बेस के अंदर हम साइंस को बहुत अच्छे से, साइंस के हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप भी इस पिक्चर्स के थ्रू अपने ये जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करने चाहिए, और इससे हम क्लियर कर भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशंस जो है उसको हमने निकालने के फॉर्मूले हमने देखे थे। अब हम यदि हमें कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो हम उनको किन मेथड से निकाल सकते हैं, या कौन से फॉर्मूले अप्लाई करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब, देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस, बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स। मतलब ये समझाया है कि जो सॉल्यूशंस जो होती हैं उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के तो बहुत से मेथड है, लेकिन हम सिर्फ 9th क्लास के अंदर सिर्फ कितने मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, 2 मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशंस जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालते हैं। तो किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम जो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं सॉल्यूशन की, उसको कौन से मेथड से निकालते हैं, मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की आपको कंसंट्रेशन निकालनी है परसेंटेज के अंदर, वो मास बाय मास मेथड के अंदर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है वो तो हमारी निकल जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यदि हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। सेकेंड हमारा मेथड रहेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब इसमें भी हमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है, मास बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना, मतलब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके। और यहाँ पे जो मास रहेगा ये सॉलिड है, मतलब इसका मतलब ये होता है मास बाय मास का मतलब ये हो गया कि ये सॉल्यूट भी सॉलिड रहेगा, सॉल्यूशन भी जो होता है वो सॉलिड रहता है। मतलब इस तरह के मिक्सचर्स भी बनते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो यही हमारा सेकंड ये रहेगा कि मतलब जिसमें हमें मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे इस मेथड से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वही परसेंटेज निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम निकाल करके इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके उसका जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। अब हमें ये माइंड में फिक्स कर लेना है, ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना होता है तो उसको उस फॉर्मूले को 100 से डिवाइड किया जाता है। अब हमें ये है कि यहाँ पे एग्जाम में कितनी बारी डायरेक्ट जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ रहता है, वहां पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहता है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ रहता है। न्यूमेरिकल्स में ऐसे होते हैं कि हमें डायरेक्ट नहीं होता है, वहां पे हमें अपने माइंड से मतलब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे इन दोनों फॉर्मूले में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी है सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है सपोज। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है सपोज, तो वहां पे सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उस उनके जो दोनों मास जो है उसको ऐड करके हम सॉल्यूशंस का मास निकालते हैं। और वैसे भी सॉल्यूशंस जो होता है ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशंस जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चंस के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन निकालनी है उसको परसेंटेज में निकालना है आपको सपोज, तो इससे हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल ये है,
As solutions contain 40 gram of common salt in 320 gram of water, calculate the concentration in term mass by mass percentage of the solution. तो इसके अंदर हमें क्या है कि मतलब ये बताया गया है कि एक सॉल्यूशन बनाया हमने, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या लिया है 320 ग्राम ऑफ वाटर लिया है यहाँ पे, और उसके अंदर कितना ग्राम हमने कॉमन सॉल्ट डिजोल्व किया है 40 ग्राम जो है वो कॉमन जो है उसकी क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या है सॉल्यूट है, क्योंकि हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं, और वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा या सॉल्यूशन का काम करेगा ये यहाँ पे। और क्योंकि इसके अंदर हम ये जो सॉल्ट जो है वो इसके अंदर क्या कर रहे हैं डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूट होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें क्या निकालनी है कि कंसंट्रेशन निकालनी है, वो भी किसके अंदर निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज के मास बाय मास वाले फॉर्मूले से परसेंटेज निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि मास ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने का। तो अब सबसे पहले जो हमें दिया होता है, जैसे ये हमारी एक सपोज मैथ्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो भी हमें क्वेश्चंस के अंदर जो भी क्वांटिटी दी गई होती है तो उसको हम सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लिखते हैं। इट इज मस्ट कंपल्सरी, इससे हमें पता भी चलता है कि हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पे ये सॉल्ट दिया गया है, ये है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है हमें ये 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये सॉल्वेंट है क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूट को सॉल्ट जो है उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, हमारे फॉर्मूले में क्या आता है मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, तो हमें इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन का मास मिलेगा। तो ये इन दोनों अमाउंट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 360, 40 प्लस 320 कितना होता है 360, और ये 360 ग्राम क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मास परसेंटेज निकालने का। वो फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने बताया था ना परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में आपको निकालना है कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ हमें बोला होता है कि कंसंट्रेशन निकालनी है, अगर यहाँ पे परसेंटेज वर्ड नहीं आता तो ये हम 100 जो है वो यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है 40 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास कितना है ये हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें अपने माइंड में फिट कर लेना है कि जो सॉल्यूशन का मास होता है उसको निकालने के लिए हमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड करना पड़ता है। ये हमने ऐड कर लिया था और हमारा रिजल्ट आया था 360 और इंटू 100 कर दिया, और जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 11.1% होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये एग्जांपल सेट देख लिया है तो इसके बेस पे आपको जो कंसंट्रेशन निकालना है परसेंटेज में तो उसको हम इजी वे में अब कोई भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड और लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर सॉल्युबिलिटी हम उसको कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाएगी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मतलब जो सॉल्युबिलिटी है उसको दो फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट के द्वारा ये इफेक्ट होती है। फर्स्ट होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और सेकंड फैक्टर जो होगा वो प्रेशर होता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है जो फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी तरीके से हम प्रेशर को कम करें या ज्यादा करें तो उससे सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है।
और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। जैसे कोई हमने क्या बनाया है, शुगर सॉल्यूशन बना दिया है, तो हमने क्या किया है कि 100 ml वाटर के अंदर हमने सपोज 50 ग्राम शुगर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। फिर हमने उस जो बीकर लिया है उसको जब हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब गर्म करने के अंदर वो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो और बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम गर्म करते हैं उस बीकर को तो उसके जो सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप बन जाता है, और गैप बनने के कारण क्या होता है, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा के अंदर डिसॉल्व होना चालू कर देते हैं। तो उसकी मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो उसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। इसी तरीके से यदि हम टेम्परेचर करेंगे को कम करेंगे, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को हम ठंडा करेंगे, फिर हम उसमें शुगर को ऐड करेंगे तो उसकी वो शुगर उसमें ऐड नहीं होगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्यूट पार्टिकल्स की वो उस कंडीशन में कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड फैक्टर होगा वो है प्रेशर। प्रेशर के अंदर क्या होता है कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जो प्रेशर जो होता है, मतलब प्रेशर का मतलब किसी के ऊपर फोर्स डालना, प्रेशर इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। तो प्रेशर क्या है कि एक तरह का फोर्स है। तो हमने क्या बोला है कि सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यदि आपको एग्जांपल देना हो एज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, तो आप जैसे शुगर को क्या कर रहे हो यहाँ पे लिक्विड मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर आप प्रेशर बढ़ाओगे तब भी वो शुगर जो होगी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब उस कंडीशन के अंदर। लेकिन ये है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब गैस की कंडीशन के अंदर यदि आप प्रेशर करते हैं, प्रेशर डालते हैं, मतलब गैस वाली कंडीशन के अंदर यदि आपने प्रेशर डाला है तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके पार्टिकल्स जो गैस जो होगी वो कंप्रेस्ड होगी, तो थोड़ा सा स्पेस बनेगा तो और गैस जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी जो होती है, यदि प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को समझा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। मतलब सॉल्युबिलिटी किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसी भी जो सॉल्यूट होता है उसके अमाउंट को शो करता है। ये इसको दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है यही 9th क्लास के अंदर मेंशन है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया है प्रेशर के बारे में, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिस्कस किया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को इस पिक्चर के थ्रू बहुत आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बार ये फिर वापस से बताया है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी चीज का घुलना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। वो कितना उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे को सब्सटेंसेस दिया है उसका सॉल्वेंट के अंदर वो कितना डिसॉल्व हो सकता है, तो वो जो मात्रा है उसको ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, यहाँ पे दो सपोज ये बीकर ले लिए हैं, दोनों बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल शुगर है, इसके अंदर हमने सैंड लिया है। तो यहाँ पे जो शुगर पार्टिकल्स, हम जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो कि जो शुगर पार्टिकल्स इज इजी सॉल्युबल इन वाटर, तो इसके अंदर ये मतलब क्या होगा, जो शुगर पार्टिकल्स की जो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो आसानी से घुल जाते हैं मतलब इसके अंदर। लेकिन जब हम इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला है कि वाटर के अंदर सैंड को क्या करा है, डिसॉल्व करा है, तो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब डिसॉल्व नहीं होते हैं और एट लास्ट क्या होते हैं, वो बॉटम में जाके क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो दोनों पार्टिकल्स की यहाँ पे हमने कंपैरेटिवली स्टडी करी कि शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होती है, लेकिन शुगर सैंड पार्टिकल्स की वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी जो है वो मतलब नहीं के बराबर होती है। तो इस पिक्चर्स के थ्रू हमने सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है।
ये थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे चैनल का नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।